हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय विकेगर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 25 के वीडियो सॉल्यूशन इन डिटेल फ्रॉम चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, जिसे आप COM सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन भी कह सकते हैं, फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक NCERT at your fingertips by the publication MTG। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है बच्चों ये? इन अ स्पिनिंग टॉप एक्सिस मूव अराउंड द वर्टिकल थ्रू इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड ग्राउंड स्वीपिंग आउट ऑफ अ कोन। दिस मूवमेंट ऑफ द एक्सिस क्या है बेटा? आपको जब डिफाइन करवाया जाता है टाइप ऑफ मोशन, तो उसमें हमें कंबाइंड मोशन में, जिसमें जो रोलिंग प्लस ट्रांसलेशनल मोशन होता है, उसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि अगर कोई बॉडी, ये हमारे पास मान लो कोई स्पिनिंग टॉप है, थोड़ा डायग्राम ऐसे, ये स्पिनिंग टॉप इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है बेटा, ये स्पिनिंग टॉप इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, और ये एक्सिस फर्दर इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। तो क्या कहा है? स्पिनिंग टॉप एक्सिस मूव अराउंड, ये स्पिनिंग टॉप का एक्सिस है, इट मूव अराउंड द वर्टिकल थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू जो वर्टिकल है उसके अराउंड घूमता है। तो इस मोशन को क्या कहा जाता है बेटा? प्रिसीशन। ये आपको याद रखना है। जब हमारे पास, जब हमने 3 तरीके का मोशन पढ़ा है, प्योर रोटेशनल मोशन जिसमें बॉडी फिक्स एक्सिस के अबाउट घूमती है, रोलिंग जिसमें जो एक्सिस है जिसके अबाउट बॉडी घूम रही है, इट इज इन ट्रांसलेशनल मोशन, इट मूव्स लीनियरली, वो होता है रोलिंग। तीसरा होता है प्रिसेशन, जिससे एक्सिस के अबाउट बॉडी घूम रही है, अगर वो एक्सिस किसी और एक्सिस के अबाउट घूमे तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये आपको याद रखना है बेटा। सेकेंड पॉइंट, ये भी थ्योरेटिकल है। क्या कहता है? द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी लाइज ऑलवेज एट ज्योमेट्रिकल सेंटर। जरूरी नहीं है, ये सिर्फ रेगुलर शेप जो यूनिफॉर्म होती हैं उनके लिए है। लाइज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, लाइज ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, में लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी। तो क्या आंसर आता है बेटा? डी। अब बच्चे इसमें कई बार इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमेशा वो बॉडी के अंदर ही तो होगा। यहां पर बॉडी के अंदर होने का मतलब क्या है बेटा? बॉडी के मास के अंदर, जहां बॉडी का मास है, जैसे ये डिस्क है, तो ये डिस्क का जो मास है वो यहां है, इस रीजन में, बट सेंटर ऑफ मास कहां होगा? यहां। तो इसको क्या कहा जाता है? लाइज आउटसाइड द बॉडी, यानी कि बॉडी तो ये है, इस ऑब्जेक्ट की ये बॉडी है, इसके बाहर लाई कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? आउटसाइड द बॉडी। तो क्या आएगा? में लाई। अगर ये सॉलिड डिस्क होती बेटा, कंप्लीट डिस्क, तो हम कह देते इट इज लाइज इनसाइड द बॉडी। ओके। थर्ड, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द क्यूब ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। अब हमारे पास ये रेगुलर शेप है और यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, तो वो कहां लाई करेगा? ज्योमेट्रिक सेंटर पे। यूनिफॉर्म क्यूब हो, डिस्क हो, स्फीयर हो, कहां पर लाई करता है? COM एट देयर सेंटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा क्या कह रहा है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड यूनिफॉर्म कोन, सॉलिड यूनिफॉर्म कोन, सॉलिड कौन है बेटा? तो ये फॉर्मूला आपको क्लास में लिखवाया जाता है, यहां हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरीके के हो सकता है, नीट एस्पिरेंट भी देख रहे हो, JEE एस्पिरेंट भी, तो ये आपको याद रखना होता है। सॉलिड कौन के लिए जो हमारे पास COM है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं बेटा, ये आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, याद होना चाहिए कि कितना होता है बेस से। अगर इसकी हाइट h है तो बेस से कितना होता है? h/4। इसने कहां से पूछा है? फ्रॉम द वर्टेक्स। कहां से पूछ लिया बेटा? वर्टेक्स से। तो वर्टेक्स से कितना हो जाएगा? h - h/4, दैट इज 3h/4। ये आपको याद रखना है बेटा, डेरिवेशन की कोई जरूरत आपको यहां पर नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, इसको जरा ध्यान से देखेंगे, यहां थोड़ा सा जोर लगता है बेटा, ठीक है। क्या कहता है? 3 पार्टिकल्स ऑफ मास आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम पहले तो ये है
कि हमें डायग्राम नहीं गिवन। डायग्राम नहीं गिवन तो हम कोऑर्डिनेट कहां से फाइंड करेंगे? ऐसे क्वेश्चन जब आपने कहीं और से भी प्रैक्टिस की होगी तब भी ये क्वेश्चन हमें दिखाई पड़ जाते हैं। तो क्या करना होता है बेटा, जिस ऑर्डर में दिया होता है उसी ऑर्डर में आपको मासेस रखने हैं। जैसे यहां 1 kg, यहां 3/2 kg और यहां पर क्या बेटा 2 kg। और आपको बोल दिया एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। भाई ये तो दिया नहीं कि ओरिजिन कहां है, साइड लेंथ क्या दे दी ए, ओरिजिन तो नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट ओरिजिन कहां पर रख लेंगे बेटा 1 kg पे। ये डायग्राम जो है हम ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है, इसमें डायग्राम शुड बी गिवन, तो हमें डायग्राम ये मानकर सॉल्व करना पड़ेगा। जो बाय डिफॉल्ट काफी सारी बुक्स में इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है, तो वहां से हमने इसको ऐसे एस्टिमेट कर लिया। आप भी एक्सपीरियंस के हिसाब से चीजों को हैंडल कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट लिखने के लिए बेटा इसके कोऑर्डिनेट 0,0। अब इसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है a, इसके अलोंग x तो y 0। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? अगर आप ध्यान से देखो बेटा, यहां से अगर मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो वो बाइसेक्टर होता है, तो ये a/2 यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या आ गया बेटा, x कोऑर्डिनेट क्या आ गया a/2। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हाइट। हाइट कैसे निकालते हैं बेटा, ये वाला एंगल क्या होगा 30, इक्विलेटरल है, तो ये वाला 30 30 60। तो h किसके बराबर होता है, ये देखिए ये क्या बन जाती है कि राइट एंगल ट्रायंगल बेटा। ये हाइपोटेन्यूज, ये 30 डिग्री इधर है, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा a cos 30। तो कितना होता है √3a/2। बहुत सारे चैप्टर में आपने ये हाइट फाइंड आउट की होगी बेटा, या फिर करने वाले हैं। ओके, डिपेंडिंग ऑन क्या +1 में है या ड्रॉपर में है। तो अगर आप देखें तो XCOM कैसे फाइंड करेंगे बेटा, फर्स्ट मास 1 kg, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 0। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था m1x1 m2x2, 3 पार्टिकल हैं तो m3x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ये फॉर्मूला था बेटा। तो पहला मास 1 kg, इसका x कोऑर्डिनेट 0। दूसरा मास 3/2 kg, इसका x कोऑर्डिनेट a, x कोऑर्डिनेट क्या है a। तीसरा मास 2 kg, x कोऑर्डिनेट a/2, 2 kg a/2। नीचे बेटा सब मासेस का सम। तो अगर आप मेरा साथ दें तो ऊपर क्या बन गया, a कॉमन आ गया बेटा, 3/2 प्लस ये क्या बन गया 1 डिवाइड बाय नीचे क्या हो गया 3 प्लस 3/2, तो a, ये ऊपर क्या हो गया बेटा 5a/2, नीचे क्या हो जाएगा बेटा 9a/2, क्या हो जाएगा 9a/2। 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, सॉरी a तो मैंने हटा ही दिया था ना, तो 5/2 लिखना था। ध्यान से देखिए बेटा 5/2 9/2, 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया 5a/9। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो x इसमें भी सेम है, इसमें भी 5a/9 है, तो y तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो y तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिए। अब आपको यही फॉर्मूला किस में लगाना है, y में। फर्स्ट मास कितना था 1 kg, इसका y कोऑर्डिनेट 0। सेकंड मास 3/2, इसका भी y कोऑर्डिनेट 0, तो 0 प्लस 3/2 इंटू 0 प्लस 2, इसका y कोऑर्डिनेट क्या था √3a/2। नीचे मास, टोटल मास बेटा सेम होगा, सभी का सम लेना है, तो सीधा सीधा मैं यहां पर क्या लिख लेता हूं 9/2। चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, ये 0 ये 0, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया बेटा, तो √3 है, और नीचे क्या बच गया 9/2। तो ये कितना बच गया बेटा 2√3a/9। तो अब अगर आप इसको कट करेंगे तो ये √3 इसको कट करेगा तो 3√3, तो 2a/3√3। ओके, तो क्या आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। इसमें कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे,
बट मैं फिर से कह रहा हूं डायग्राम मिसिंग है, देनी चाहिए थी, नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट हम इस तरीके से इसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा क्या कह रहा है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 separated by distance d1 from m1 and d2 from m2 such that, ये तो आपको फॉर्मूला ही है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, d1 होता है m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 अगर बीच में सेपरेशन r है, और d2 क्या होता है बेटा m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू r, तो रेशो क्या हो जाएगी, रेशो हो जाएगी मासेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 2 3 kg लाइज एट दिस। 3 पार्टिकल हैं, इनका सेंटर ऑफ मास यानी कि मैं इन तीनों पार्टिकल को किस जगह पर रख सकता हूं बेटा, 1 2 3 है ना, तो 6 kg हो गया। कहां रख सकता हूं, 1 2 3 इसके सेंटर ऑफ मास, कहां रख सकता हूं बेटा, इसके सेंटर ऑफ मास पे। जब आपको कह दिया सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पार्टिकल, यानी कि ये टोटल मास कहां अज्यूम किया जा सकता है, इस पॉइंट पे। एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अनदर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, एक और सिस्टम ऑफ पार्टिकल है बेटा, उसका सेंटर ऑफ मास कहां है, C2, उसका क्या है 3 kg 2 kg, तो कितना मास हो गया बेटा 3 + 2 5 kg। ये कहां पर है -1 3 -2 पे। वेयर शुड वी पुट अ पार्टिकल ऑफ मास 5 kg सो दैट सेंटर ऑफ मास 5 kg के मास को कहां रखें, रख लेंगे बेटा, मान लेते हैं 5 kg को रख लिया x y z पे, सो दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ इंटायर सिस्टम लाइज एट सेंटर ऑफ मास ऑफ फर्स्ट। पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां आ जाए, तो इसका मतलब जो 5 kg मास है वो कहीं यहां होना चाहिए, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ये है। तो अब आपको क्या करना है बेटा, XUM। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आई, मैं ये 5 किलो कहां रखूं सच दैट पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो पहले सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे लाई कर जाए। सेंटर ऑफ मास ऑफ द इंटायर सिस्टम लाइज एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ फर्स्ट सिस्टम, तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा। तो XUM m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 बेटा। कंबाइंड सेंटर ऑफ मास का भी XUM क्या है 1, पहले सिस्टम का भी क्या है 1, दूसरे सिस्टम का 5 × -1, ये दूसरा सिस्टम है बेटा। तीसरा सिस्टम 5 किलो का x पे, टोटल मास हो गया 6 + 5 + 5। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 16 इधर आ गया, ये 6 - 5 + 5x, तो हमारे पास x कितना बच गया बेटा 16 - 1/5 यानी कि 3। कहां पर है, थर्ड। अगर मान लो मैं कंपटीशन में बैठा होता आज, तो मैं इसका आंसर क्या मार्क कर देता, डी। ये क्वेश्चन अगर क्या होता कंपटीशन में, क्योंकि फर्स्ट मैच कर गया, काम खत्म। बट अगर आप चेक करना चाहते हैं YCUM बेटा, तो पहला सिस्टम का मास कितना था 6, उसका y कोऑर्डिनेट क्या है 2, दूसरे सिस्टम का मास 5, उसका y कोऑर्डिनेट क्या है 3, थर्ड सिस्टम का मास 5, y कोऑर्डिनेट क्या है y, टोटल मास 6 + 5 + 5, और पूरे सिस्टम का भी सेंटर ऑफ मास कहां होगा 2 पे। तो आप क्या लग सकते हैं, अगर आप इसको वहां उधर ले जाएं 12 + 15 5y = ये कितना था 16 32, ये 27, तो y कितना आ गया बेटा 1, क्योंकि ये कितना हो गया 27, तो 32 - 27 5 से डिवाइड कर देंगे 1, तो y कितना है 1। अब तो कोई डाउट नहीं है, इसे मार्क कर देंगे। ऐसे ही आप ZCUM
की कैलकुलेशन कर सकते हैं बेटा। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है ये हमें, ये कह रहा है टू पार्टिकल्स ऑफ मास दिस एंड दिस हैव पोजीशन वेक्टर दिस, सेंटर ऑफ मास ऑफ पोजीशन वेक्टर। सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सॉरी पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का। तो सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है बेटा, ये तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों का हो गया होगा। देख लेते हैं अगर किसी का कोई डाउट आया है। 1 पहले का पोजीशन वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k, ओके। दूसरे का बेटा 3 माइनस 2i प्लस 3j माइनस 4k डिवाइड बाय 1 प्लस 3। अब अगर आप देखें तो ये 2i और ये -6, तो क्या हो जाएगा -4i। ये 1 इंटू 3 3, ये 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 3 12। फिर ये बेटा 1 इंटू 4 4, 3 इंटू -4 -12 यानी कि -8 डिवाइड बाय 4। तो ये क्या बच जाएगा -i प्लस 3j माइनस 2k, ओके। उम्मीद है ये हमारे पास समझ में आया होगा बेटा सबको। क्या आंसर बन जाएगा, डी ऑप्शन, ओके। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म एल शेप्ड लेमिना। आपको ये एल शेप्ड लेमिना दिख रहा है बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आपको इस लेमिना को, आपको इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। आप 2 में भी कर सकते हैं बेटा, आपकी इच्छा है, मैं 3 में कर लेता हूं। तो क्या आपको ये 3 इक्वल स्फीयर्स दिखाई दे रहे हैं, सॉरी स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं। इसकी भी साइड लेंथ 1, ये भी साइड लेंथ 1, ये भी 1, ये भी 1, सब कुछ 1। अब अगर मैं पहले सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लोकेट करूं तो वो कहां होगा, C1, दूसरे का C2, तीसरे का C3 बेटा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, C1 कोऑर्डिनेट, ये देखो ये वाली साइड क्या है 1, ये उसका आधा, तो x कोऑर्डिनेट 1/2, y कोऑर्डिनेट ये 1 है, इसका आधा 1/2, ओके। क्या ये बात समझ में आई। C2 अब ये इसका आधा है बेटा, इसका आधा, बट ये कितना था 1 और ये आधा, तो 1 प्लस आधा 3/2, 1 प्लस हाफ इज 3/2। और y कोऑर्डिनेट इसका क्या है, ये 1 था, इसका हाफ यानी कि 1/2। ऐसे ही C3 बेटा, ये C3 है, अब इसका x कोऑर्डिनेट इसका हाफ है तो 1/2 है, और y कोऑर्डिनेट ये है बेटा, ये 1 और ये हाफ, तो क्या हो गया 1 प्लस 1/2, 1 प्लस हाफ बेटा 3/2। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, मासेस। अब मासेस कितने होंगे 1 kg, क्योंकि टोटल मास कितना है 3 kg, तो मैंने 3 इक्वल पार्ट में बांट लिया, ये भी 1 kg का, ये भी 1 kg का, ये भी 1 kg का। तो M2 कितना होगा बेटा 1 kg, और M3 कितना होगा बेटा 1 kg। क्या ये बात समझ में आई आपको। क्या आप XUM लिख सकते हैं, अब आप XUM लिख सकते हैं बेटा, कैसे, 1 kg मास इंटू इसका x कोऑर्डिनेट M1 x1, फिर M2 x2, फिर M3 x3। क्या ये दिखाई दिया, ये x1, ये x2, ये x3 बेटा। मासेस 1 प्लस 1 प्लस 1, ऊपर क्या बच गया 1/2, 3/2, 1/2 डिवाइड बाय नीचे क्या बच गया 3, तो ये ऊपर क्या हो गया बेटा 5/2 डिवाइड बाय 3, तो ये कितना आ गया 5/6। फिर अगर आप देखें YCUM, वो भी सेम वे में, फर्स्ट मास फर्स्ट कोऑर्डिनेट y का, ये M1, ये Y1, ये Y2, ये Y3, प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 3/2 डिवाइड बाय टोटल मास, तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा 5/6। सिमेट्री होगी ना, तो ये भी क्या आ जाएगा 5/6, ओके। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख सकते थे बेटा।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है हमें, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहा है बेटा, कहता है टू मासेस दिस एंड दिस, ये 1 kg का और ये वाला 2 kg का, आर कनेक्टेड बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग suspended from the pulley. Assume both masses start from rest. Distance traveled by COM in 2 seconds. सेंटर दोनों की वेलोसिटी इनिशियली 0 है, तो सेंटर ऑफ मास की भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, 0। हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। पहले हम देखेंगे दोनों मासेस के एक्सेलरेशन, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ बेटा। NLM का फॉर्मूला यूज करते हुए एक इसके बराबर होगा m2 माइनस m1 m2 प्लस m1 इंटू जी बेटा, नहीं तो वही FBD लगा के इक्वेशन लिखकर हमें ए फाइंड करना पड़ेगा, बट ये स्टैंडर्ड केस था NLM में, तो आपको याद रखने के लिए कहा गया था, तो उम्मीद है आपने याद रखा भी होगा। तो ये कितना हो गया बेटा, g/3। अब ये एक्सेलरेशन ब्लॉक का आया है, किसका आया बेटा, ब्लॉक का। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, ध्यान से देखिए। m1a1 m2a2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। मास कितना है m1 1, इसका एक्सेलरेशन कितना है g/3 ऊपर की तरफ। m2 का मास 2, इसका एक्सेलरेशन कितना है बेटा, g/3 नीचे की तरफ। कितना है बेटा, g/3 नीचे की तरफ, तो माइनस लग गया, तो ये क्या हो गया बेटा, यहां पर g/3 माइनस 2g/3 डिवाइड बाय 3, तो ये कितना आ गया, माइनस g/9। माइनस का मतलब बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव साइन ओवर हेयर, डाउनवर्ड। हमने माइनस किस लिए लगाया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, यानी कि अगर इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं होगा तो उसका एक्सेलरेशन किस तरफ होगा बेटा, डाउन। क्या ये समझ में आया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा बेटा, UCOM t प्लस हाफ ACOM t स्क्वायर, तो बेटा 0 हाफ। मैं अब यहां पर ये तो जानता हूं कि नीचे की तरफ है, तो माइनस साइन नहीं लगाया, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं कि कितना ट्रेवल करेगा, तो 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया बेटा, 2g/9 यानी कि 20/9 मीटर। तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। समझे बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बेटा, हमें कहता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास of the system remain constant if total external force acting on the system is 0 बेटा। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम ऑफ COM वो कांस्टेंट होगा बेटा। चेंज 0 होगी तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब VCOM कांस्टेंट हो गया बेटा। VCOM क्या हो गया, कांस्टेंट। तो इसने यही कहा है सेंटर ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कब होगी, जब एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी बेटा, 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों क्या कह रहा है हमें, गौर से देखिए। कहता है टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस, मासेस दोनों का बराबर है, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, हैव वेलोसिटीज v1 v2। तो v एंड फर्स्ट पार्टिकल एज एक्सेलरेशन दिस, दूसरे का 0 है, पहले का ये, दूसरे का 0। द सेंटर ऑफ मास, तो बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, m1 v1 m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्या आ जाएगा बेटा यहां पर, m v कितना है 2i कैप, यहां पर भी मास कितना है m, v कितना है 2j, m प्लस m, तो बेटा ये कितना आ गया i कैप प्लस j कैप।
ये वेलोसिटी आ गई सेंटर ऑफ मास की। एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन वो भी m1 a1 m2 a2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, यहां पर मास m, एक्सेलरेशन 3i प्लस 3j, मास एक्सेलरेशन दूसरे का 0 m प्लस m, तो ये क्या आ गया बेटा 3/2 i प्लस j का। 3/2 मैंने बाहर निकाल लिया। तो यहां से आपको क्या पता चला? अगर आप ध्यान से देखें तो यही हमारे पास वेलोसिटी थी, तो यहां से आपको यह पता चल गया कि ACOM इज पैरेलल टू VCOM। ये दोनों क्या हैं बेटा? पैरेलल। जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के इंटीजर मल्टीपल हो तो ये दोनों क्या होते हैं? पैरेलल। पैरेलल हैं तो जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों पैरेलल होंगे, देन पार्टिकल मूव इन अ सेंटर ऑफ मास, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सेंटर ऑफ मास किस में मूव करेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन। तो क्या आंसर आएगा? ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग at one end of a long trolley. A child is standing at one end of a long trolley. Long trolley है, ट्रॉली हो या प्लैंक हो हमारे लिए सेम है। इसके ऊपर खड़ा है, विच इज मूविंग विद स्पीड v। ये v स्पीड से जा रही थी, यानी कि मैन की स्पीड भी v है बेटा। इफ द चाइल्ड स्टार्ट रनिंग, अब अगर बच्चा भागना शुरू करेगा तो वो कैसे भागेगा? फ्रिक्शन की वजह से। तो ट्रॉली पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को देखूं, ये किस पे पड़ी थी? स्मूथ फ्लोर पे। किस पे पड़ी थी बेटा? स्मूथ फ्लोर पे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूरे सिस्टम के लिए नेट फोर्स क्या रही? 0। अगर ऐसा है तो सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट। तो इसने पूछ लिया सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल मूव विद, पहले सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या थी? वही होगी बेटा। पहले क्या थी? दोनों कितनी स्पीड से चल रहे थे? v स्पीड से, क्योंकि बंदा तो उसके ऊपर रेस्ट पे था बेटा, तो नेट स्पीड क्या थी? v। अगर ये इसके ऊपर रेस्ट पे था तो ये भी v से, तो ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोथ आर मूविंग विद स्पीड v। समझे? जब बंदा चलेगा वो फ्रिक्शन की वजह से चलेगा बेटा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाती है? 0, क्योंकि इट लाइज ऑन स्मूथ फ्लोर। तो स्मूथ फ्लोर पे है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का क्या रहेगा? कांस्टेंट। चाहे बंदा भागना शुरू कर देता है, कितनी स्पीड से भागना शुरू कर देता है? u, रिलेटिव स्पीड कितनी होती है? u, बट COM सेम स्पीड से जाएगा। तो क्या होगा? जब बंदा आगे की तरफ भागता है तो इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, और प्लैंक के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगती है तो प्लैंक की स्पीड कम हो जाएगी और मैन की स्पीड बढ़ जाएगी। ओके, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, व्हेन एन एक्सप्लोजन shell traveling in a parabolic path under the effect of gravity explode in mid-air, the center of mass, ये कहा जाता है बेटा, ये थ्योरेटिकली कंसेप्ट है कि अगर ये टूट गया तो जो इसके फ्रेगमेंट है वो तो इधर उधर जा सकते हैं, बट इसका जो सेंटर ऑफ मास है इट कंटिन्यू टू मूव इन अ सेम पाथ। तो क्या कहता है? द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रेगमेंट विल मूव अलोंग द ओरिजिनल पैराबोलिक पाथ। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है बेटा, तो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन सेम, तो वो सीधा सीधा चलता रहे। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमें फोर्स 0 चाहिए बेटा, तब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगी।
बट यहां टॉर्क जीरो है। टॉर्क जीरो हो तब भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बदल सकती है। क्यों? अगर ये सेंटर ऑफ मास है, इसमें से मैंने फोर्स पास करा दी, तो इसकी टॉर्क क्या होगी बेटा? जीरो। बट इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? गलत। इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, कब? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब जिसका कोई एक्सटर्नल जो सिस्टम है, सराउंडिंग है, उसके साथ इंटरेक्शन ना हो, तो उस केस में मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व। तो ये क्या रहेगा? ट्रू। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा? डी ऑप्शन। ओके, तो बेटा ये थे 15 क्वेश्चन के सॉल्यूशन विच वर बेस्ड ऑन COM, विच वर बेस्ड ऑन COM, सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट, जिसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल कहा जाता है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है, दीज आर बेस्ड ऑन रोटेशनल मोशन, जिसमें आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है। तो इन्होंने पहले कुछ क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड दिए हैं। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 16, ए बी सी आर सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू 0। ये ए डॉट बी 0 है, तो इसका मतलब बेटा ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ए किसके परपेंडिकुलर है? बी के। देन वेक्टर पैरेलल टू ए के पैरेलल क्या हो सकता है? ए क्रॉस बी, ये तो परपेंडिकुलर टू ए होता है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर। बी प्लस सी, ये क्या होगा? इन प्लेन ऑफ बी। जरूरी नहीं कि ये हो भी सकता है। कैसे? मान लो ये ए है, ये बी है, ये परपेंडिकुलर हो गए। ये मान लो पैरेलल टू ए दिया है ना हमें, हाँ, ये मान लो हमारे पास सी है, तो क्या बी प्लस सी इधर नहीं हो सकता? हो सकता है, बी प्लस सी इधर भी हो सकता है। बट ये हमारे पास मे और मे नॉट भी है, इन प्लेन ऑफ बी है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? मे और मे नॉट बी। ये एक पर्टिकुलर केस में हो सकता है, इन जनरल नहीं हो सकता। बी क्रॉस सी, ये बी के भी परपेंडिकुलर है एंड सी के भी परपेंडिकुलर है, और ए भी बी के परपेंडिकुलर था, तो इसके चांस बढ़ गए बेटा। बी एंड सी, ये तो गलत ही है, तो सबसे ज्यादा चांस किस ऑप्शन के होंगे? बी क्रॉस सी, क्योंकि बी के परपेंडिकुलर अगर कोई वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर, तो ए के पैरेलल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर बी और सी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, बट ज्यादा बढ़िया आंसर कौन सा होगा बेटा? सी ऑप्शन। ओके, आप समझ गए ना? क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर टू बी है, ये भी परपेंडिकुलर टू बी है, तो ज्यादा चांस है इसके पैरेलल होने के कंपेयर टू दिस। क्वेश्चन नंबर 17, ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड क्या होती है? ए बी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। ए बी बी कट गया, तो यहां बच गया 1 साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी कि tan थीटा इक्वल टू 1। तो एंगल कितना आ गया बेटा? 45। और ये एंगल किसके बीच में होता है? ए और बी के बीच में। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन ए क्रॉस बी। ध्यान देंगे बेटा, अब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो बी क्रॉस सी क्रॉस बी, ए क्रॉस सी। पहले मैं ए को गायब कर लेता हूं। मैं ए को यहां से क्या लिख सकता हूं? माइनस ऑफ बी प्लस सी। ये उधर चले जाएंगे बेटा, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो मैंने ए को लिख दिया माइनस ऑफ बी प्लस सी क्रॉस बी, माइनस ऐसे ही रह गया। अंदर बी क्रॉस बी 0 होता है बेटा, सबको मालूम है। और यहां क्या बच गया? सी क्रॉस बी। तो ये क्या आ गया? बी क्रॉस बी 0, ये आ गया सी क्रॉस बी। तो सी क्रॉस बी आगे माइनस है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? बी क्रॉस सी, क्योंकि आपको पता है ना ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है बेटा? माइनस ऑफ
बी क्रॉस ए। तो यहां पर ये इंटरचेंज हो जाते हैं जब माइनस आता है, तो यहां माइनस सी क्रॉस बी था तो बी क्रॉस सी लिख सकते हैं। तो बेटा ये तो पहले ही मैच कर गया हमारे पास, तो किसके बराबर आ गया, फर्स्ट। अगर यहां ऑल ऑफ दीज होता, अगर यहां क्या होता, ऑल ऑफ दीज, बट वो हो नहीं सकता। देखो यहां बी क्रॉस सी है, यहां क्या है, सी क्रॉस बी, तो ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकता, तो क्या आंसर आ जाएगा, ए। ओके, बाय चांस अगर ये ना मैच करता तो फिर मैं बी को क्या रखता, बी को यहां पर रिप्लेस करता, क्योंकि ए सी था ना, बी को गायब करता, माइनस ए प्लस सी, यहां रखता माइनस ए प्लस सी, फिर उसको क्रॉस प्रोडक्ट करके देखता। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए। कहता है C इक्वल टू ए क्रॉस बी, D इक्वल टू बी क्रॉस ए, देन व्हाट इज द एंगल। बेटा ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए दोनों ऑपोजिट होते हैं, अभी अभी हमने लिखा ए क्रॉस बी इक्वल टू किसके बराबर होता है, बी क्रॉस ए, दोनों ऑपोजिट होते हैं ना। तो ये क्या है C और ये क्या है D, तो इन दोनों में एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। अब ये हमारे पास चल पड़े हैं सर्कुलर मोशन के ऊपर बेस्ड। बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। v किसके बराबर होता है, आर ओमेगा। ये तो बेटा मैग्नीट्यूड होती है, जब क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं तो क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर। आपको आर क्रॉस ओमेगा नहीं लिख देना, क्योंकि बच्चों को अक्सर आदत होती है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी। ये समझना है बेटा आपको, अगर इधर एंगुलर टर्म है और इधर लीनियर तो आर पहले है, बट अगर इधर लीनियर है और इधर एंगुलर है तो आर बाद में। जैसे जब आप ए भी लिखते हैं एटी, तो वो भी क्या होता है, अल्फा क्रॉस आर। अगर यहां लीनियर है तो आर बाद में आएगा, अगर पहले एंगुलर है तो आर पहले आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो क्या आएगा बेटा, बी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है बेटा, एक्सियल वेक्टर। अगर हमारे पास ये कोई सर्कल है, पार्टिकल इसमें घूम रहा है बेटा, पार्टिकल इसमें घूम रहा है, ओके, पार्टिकल इसमें घूम रहा है, तो हमारे पास जो एक्सियल वेक्टर है, ये ऐसे ड्रॉ तो हम ऐसे करते हैं, बट इसकी डायरेक्शन किधर होगी, राइट हैंड रूल से अलोंग द एक्सिस। इसकी डायरेक्शन किधर होगी बेटा, अलोंग द एक्सिस। समझ रहे हैं कैसे, राइट हैंड थंब की फिंगर्स को कर्ल करो, ये आ जाएगा। जैसे अगर हमारे पास ये सर्कल है, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, अक्सर हम एंगुलर वेलोसिटी को कैसे ड्रॉ करते हैं बेटा, ऐसे, बट ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है एक्सियल वेक्टर की। बट अगर इसकी डायरेक्शन लिखनी हो तो राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे कर्ल करिए, थंब किधर आ जाएगा, इनवर्ड। तो मैं इसकी डायरेक्शन को क्या लिखूंगा, इनवर्ड, यानी कि इट इज इनटू द प्लेन अलोंग द एक्सिस। वहीं अगर हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता और मैं इसको लिखता आउटवर्ड। क्या लिखता बेटा, राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो, थंब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। ओके, क्लियर है। तो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। तो किसके अलोंग होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा देखिए, उसी के ऊपर बेस्ड आ गया। आपको क्या दिया गया है, ओमेगा एंड आर, और क्या पूछ लिया, लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा क्रॉस आर। तो बेटा कैसे फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड, यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड, आई माइनस जे के। पहले किसके कोफिशिएंट लिखोगे, जो वेक्टर पहले होता है, तो ओमेगा के पहले लिखोगे -4 1, बाद में आर के 5 -6 6। ये दिखे बेटा कोफिशिएंट्स। अब आप इसको बस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, डिटर्मिनेंट मेथड सॉल्व कर दीजिए। आई कैप है तो ये छोड़ दिया बेटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -24, फिर इसको इसके साथ करेंगे -6 माइनस जे बेटा, ये छोड़ देंगे, 3 × 6 18, -1 × 5 5,
फिर प्लस के बेटा, फिर हमारे पास ये है, ये 3 इंटू 6 -18 और 5 इंटू 4 -20, तो -20। तो ये क्या बन गया बेटा, -18 आई कैप -13 जे कैप +2 के कैप। तो आप ध्यान से देखिए क्या बन रहा है, सी ऑप्शन। अब अगर आप गौर से देखें, अगर आपने इसे r क्रॉस ओमेगा कर दिया तो आगे किसका साइन आना था, माइनस, तो वो भी ऑप्शन यहां अवेलेबल है। अगर आपने यहाँ r क्रॉस ओमेगा कर दिया, जैसे हमने ऊपर देखा a क्रॉस b इक्वल टू -b क्रॉस a, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, यहाँ माइनस, तो वो भी ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। तो इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों क्या कह रहा है, ये हमारे पास कहता है डिस्क रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर स्पीड इज प्लेस्ड स्लाइटली विदाउट एनी ट्रांसलेशनल पुश ऑन अ परफेक्टली फ्रिक्शनलेस टेबल। फ्रिक्शनलेस टेबल है बेटा, तो जब मैं इसको रख दूंगा तो ये प्योरली घूमती रहेगी, क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं आई जो इसे आगे चला सके। द रेडियस ऑफ डिस्क इज आर, द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड, द वर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो बेटा ये प्योरली रोटेट करेगा, तो ए पॉइंट का यहां सेंटर से डिस्टेंस क्या है, आर, तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए क्या आ गई, ओमेगा नॉट इंटू आर। बी पॉइंट का यहां से डिस्टेंस क्या है, आर, तो बी पॉइंट की स्पीड कितनी आ गई बेटा, बी पॉइंट की स्पीड वो भी ओमेगा इंटू आर। सी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है बेटा, r/2, तो सी पॉइंट की स्पीड क्या आ गई, ओमेगा नॉट इंटू r/2। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर और सी की छोटी, तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर जर्नल ट्रांसलेशनल मोशन, जर्नल मोमेंटम एंड वेलोसिटी नीड नॉट टू बी पैरेलल। सही बात है बेटा, ये हमारे पास इन जर्नल, अच्छा जर्नल पूछ लिया, इन जर्नल हमारे पास क्या होगा बेटा, जो मोमेंटम है वो किसके बराबर होता है, m इंटू वी। तो बेटा ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये करेक्ट, हमें करेक्ट फाइंड करना था, इनकरेक्ट हो गया। जर्नल रोटेशनल मोशन, एंगुलर मोमेंटम एंड ओमेगा आर ऑलवेज पैरेलल, ऑलवेज लिख दिया, नहीं बेटा। जर्नल रोटेशनल मोशन बेटा, अगर यहां फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन बोलता तब तो मैं कह देता, क्या बोलता, फॉर जर्नल प्योर रोटेशनल मोशन, अगर वर्ड लिखा होता प्योर, तब तो मैं कहता कि भाई एल और ओमेगा सेम डायरेक्शन में होंगे। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि सर जैसे आपने यहां लिख दिया तो यहां लिखने में क्या दिक्कत है, इट इज फॉर प्योर रोटेशनल मोशन। बट अगर कोई बॉडी के पास लीनियर मोशन भी हो और वो घूम भी रही हो, तब हमारे पास जो एल और ओमेगा है वो अलग अलग हो सकते हैं। अगर ये प्योर रोटेशनल मोशन दिया होता फिर मैं लिख देता इन जर्नल प्योर रोटेशनल मोशन एंगुलर मोमेंटम आर ऑलवेज पैरेलल टू दिस, बट ये प्योर वर्ड मिसिंग है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, गलत। फॉर जर्नल ट्रांसलेशनल मोशन एक्सेलरेशन, ये तो गलत है बेटा, एक्सेलरेशन किधर भी हो सकता है, वेलोसिटी इधर है, तो हमारे पास ये पाथ कर्व हो सकता है। फॉर जर्नल रोटेशनल नीड नॉट टू बी पैरेलल, यस। अगर हम एक एग्जांपल लें कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, तो इसका जो ओमेगा है वो इधर होगा, बट साथ में ये ऐसे मूव भी कर रहा है, ये ऐसे घूम रहा था और मूव कर रहा है, तो अगर मैं ओरिजिन के अबाउट देखूंगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम ऐसे होगा और एक एंगुलर मोमेंटम ऐसे होगा। तो ये जो नेट एंगुलर मोमेंटम है, एक आई कैप की तरफ होगा और एक हमारे पास के कैप की, इन दोनों का रिजल्टेंट हमें नेट एंगुलर मोमेंटम दे देगा बेटा। तो वो जरूरी नहीं कि ओमेगा के पैरेलल हो, बट अगर वर्ड लिख देगा प्योर रोटेशनल तब ये हमारे पास पैरेलल होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है बेटा, फिगर शोज अ लैमिना इन XY प्लेन, टू एक्सिस Z एंड Z', ये दिखाए गए हैं बेटा।
passes perpendicular to the plane. Force F act in the plane of lamina at point P. ये इस प्लेन में, और ये जनरली जो दिखाया गया है वो ये कि इस दोनों को जो लाइन ज्वाइनिंग है इसके परपेंडिकुलर. Which of the following statement is incorrect? P is closer to Z dash. तो ये वाला डिस्टेंस छोटा है, ये बड़ा है, तो ये वाला डिस्टेंस छोटा है. टॉर्क कॉज्ड बाय एफ अबाउट, जेड के अबाउट टॉर्क क्या होगी बेटा, आर इंटू एफ, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है. जेड डैश के अबाउट क्या होगी, आर डैश इंटू एफ. डायरेक्शन बेटा जेड के अबाउट ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा एंटी क्लॉकवाइज, जेड डैश के अबाउट ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा बेटा इसको, ये ऐसे है ना एक्सिस, ये लाइन है, ऐसे फोर्स लगेगी तो ऐसे घूमेगी, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज और ये है क्लॉकवाइज. बट दोनों में से क्योंकि आर डैश छोटा है तो जेड डैश के अबाउट टॉर्क क्या होगी, छोटी. तो टॉर्क कोज्ड बाय एफ अबाउट जेड एक्सिस इज अलोंग के कैप. के कैप इधर है तो ये ऐसे घुमाएगा बेटा, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, अगर आप राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे घुमाएंगे तो थंब इधर आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब के कैप. अगर आप राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे घुमाएंगे तो थंब इधर आएगा, तो यानी कि ये क्या है, माइनस के कैप. तो जेड के अबाउट के कैप में है, यस, हमें इनकरेक्ट फाइंड करना था. जेड डैश के अबाउट माइनस के कैप. टॉर्क कॉज्ड अबाउट जेड इज ग्रेटर, जेड के अबाउट बड़ी है, ये भी करेक्ट है. टोटल टॉर्क, नेट टॉर्क बेटा क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट टॉर्क हमारे पास क्या हो जाएगी, Z माइनस नेट टॉर्क क्या हो जाएगी अपने पास, दोनों का सब्ट्रैक्शन, बिकॉज दीज टू आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके बेटा, तो उम्मीद है आपको ये फर्स्ट 25 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे फ्रॉम चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, या फिर COM सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन. फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं बेटा. आज के लिए इतना ही है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.